नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हम कभी भी किसी मृदा के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, अगर उस मृदा की बनने की कोई प्रक्रिया है, यानी वो मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद उस मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, उसी राज्य विशेष में है कि राज्य से अधिक है, हम लोग वो अधिक राज्यों में है तो वो हम लोग देखते हैं। उन सब के अलावा उस मृदा में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, किसकी अधिकता है, किसकी कमी है, उस मृदा की महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन से, जो उस मृदा में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन होता है। और इन सब के अलावा अगर उस मृदा की कुछ अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसमें चाहे वो नमी धारण करने की विशेषता हो, चाहे उसमें कुछ और विशेषता हो, चाहे उसके कुछ उपनाम हो, उन सबको देखते हैं। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। आपका जो इस टॉपिक को, उसका नाम है ब्लैक सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे और मृदा में सवाल पूछा जाएगा तो बड़ी संभावना आपकी ब्लैक सॉइल पे रहती है। और ये यूपीएससी हो चाहे अदर स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्जाम हो, उस पर ब्लैक सॉइल के बारे में लगातार पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक सॉइल या काली मृदा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए भाई, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ये देखिए कुछ बेसिक जानकारियां जो बहुत पता होनी चाहिए कि भाई देखिएगा, भारत में देखिएगा काली मृदा, देखिए जो भारत में काली मृदा है 5.46 लाख हेक्टेयर भूमि में विस्तृत है। यानी कि भारत में ये लगभग 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाई जाती है। और इसके साथ साथ भारत में थर्ड नंबर की, भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है। तीसरी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है, क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है। तो ये हम लोग पहले देखते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी है हम लोग जो देखें। ये जो ब्लैक सॉइल है, देखिए ये भारत में तीसरी सबसे, इसका लगभग ये 5.46 लाख के आसपास है। और तीसरी सबसे अधिक, मतलब अगर पहली पे बात करें तो पहले पे हमारी जलोढ़ मृदा है, दूसरे पे हमारी लाल मृदा है, फिर हमारी ब्लैक सॉइल है, फिर हमारी पर्वतीय मृदा है, फिर इस तरह हम लोग अगर और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारी क्षारीय मृदा है, फिर हमारी मरुस्थलीय मृदा है, फिर हमारी लेटराइट मृदा है, और फिर में पीट मृदा। ये 8 तरह की जो मृदा हैं जो ICAR ने 1986 में भारत में 8 प्रमुख तरह की मृदा बताई थी, उनमें से ब्लैक सॉइल तीसरे नंबर के क्षेत्रफल में पाई जाने वाली ये मृदा है। देख लीजिएगा। तो अगर हम लोग ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति पे देखें, इस मृदा की जो उत्पत्ति है देखिएगा भाई, वो क्रिटेशियस युग में, भारत में क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ, देखिए तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। खासकर आप जब देखेंगे वहाँ पर जो बुल्ढाना जिला में, ये देखिएगा तो जो क्रिटेशियस में वहाँ ज्वालामुखी फटा, तो उसी ज्वालामुखी फटने के बाद हम देखेंगे तो ज्वालामुखी के नीचे का जो मैग्मा था वो जब ऊपर धरती पे आता है लावा के रूप में आएगा, और अंत में जब ये लावा लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जब ठंडा पड़ गया, उसके बाद फिर उस लावा के अपर्दन और यानी उसके आपका अपक्षय के माध्यम से, अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से जब नदियों के द्वारा या वायु के द्वारा इस मिट्टी को दूर दूर तक फैला दिया गया, तो उससे जो है ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग ज्वालामुखी निर्मित मृदा, या इसको हम लोग लावा मृदा, या हम लोग बेसाल्ट मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो जरा हम लोग इसकी उत्पत्ति को देख ले तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पृथ्वी की सतह से वही देखिएगा, ये लावा, ये मैग्मा देखिएगा भाई, जिस रास्ते से आगे पृथ्वी की सतह की तरफ बहता है, इसको हम लोग वेंट कहते हैं या अवनालिका कहते हैं। ये देखिए, ये जहाँ पर ये पृथ्वी पर देखिए सामने अभी नीचे का जो लावा ऊपर अभी आएगा, इसके माध्यम से ये देखिए मैग्मा आएगा। ये जो आगे इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं बिंदु को। उसके बाद ये लावा देखिएगा बाहर ये ऐसे
और ये नीचे का ये जो लावा है पूरा ये ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे। अब ये अलग अलग होता है कि ज्वालामुखी शंख बनता है, क्या मतलब जब ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इससे बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी गैसेज भी रिलीज होती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो देखिएगा, उसके बाद फिर ये जो हिस्सा बाद देखिएगा ठंडा होने के बाद ये पूरा यहाँ जम जाता है, और ये हिस्सा जो होगा ये कहलाएगा कॉल्डेरा, बड़ा रूप कॉल्डेरा कहलाता है। अगर कहीं बारिश से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, देख लीजिएगा, अगर ऐसा पानी भर जाता है तो यही कहलाती है कॉल्डेरा झील। भारत की जो लोनार झील है, देखिएगा महाराष्ट्र में, ये इसी का उदाहरण है। जो महाराष्ट्र में आपका लोनार झील है वो स्पेशली इसी का उदाहरण है। यही क्रेटर से आगे चल के जो बड़ा रूप कॉल्डेरा धारण कर लेता है, उसका जब अवनालिका या पाइप पे जब वो जम जाता है आपका लावा ठंडा पड़ जाने के बाद, तो उसके बाद पानी जो इकट्ठा होता है उसी को कॉल्डेरा या लोनार झील, इसे ज्वालामुखी निर्मित झील कहा जाता है। अब देखिए ब्लैक सॉइल, जो कि हम लोग पढ़ते, ये नीचे का जो मैग्मा जो बाहर आएगा, देखिए भाई लावा के रूप में, ये लावा के रूप में हो जाएगा। फिर ये ठंडा पड़ता है, धीरे धीरे लावा ठंडा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूर्य के टेम्परेचर में वृद्धि होने से या उसके बाद ये चट्टानें जो कमज़ोर पड़ती हैं, और धीरे धीरे आपका बाद में अपक्षय और अपर्दन की क्रिया से, ये देख लीजिएगा, ये इससे धीरे धीरे आपका यहाँ पर ये टूट टूट के अलग होता है अपक्षय अपर्दन माध्यम से, और यहाँ पर एक मृदा का विकास हो रहा है। ये जो मृदा का विकास हो रहा है भाई देखिएगा, ये जो मृदा का विकास हो रहा है, इसी मृदा को कहते हैं हम लोग काली मृदा। काली मृदा, ये हमारी काली मृदा कहलाएगी। यानी कि लावा जो है देखिएगा, लावा का अपक्षय एवं अपर्दन, यानी कि लावा यहाँ से अपक्षय के अंदर का देखिए दो बातें हो गई आपका, एक तो विघटन, दूसरा वियोजन, उसके बाद फिर अपर्दन के माध्यम से। अब यहाँ देखिएगा ये पानी के माध्यम से या वायु के माध्यम से धीरे धीरे देखिए फैलता चला जा रहा है, तो ये देखिए ऐसे आता है। तो ये जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से, इन माध्यमों से देखिएगा ये जल या वायु के माध्यम से ये आपका मिट्टी का विकास हुआ। तो आज के बाद कोई ज्वालामुखी, आपको कोई भी आज के बाद अगर ब्लैक सॉयल पे बात करें तो ब्लैक सॉयल मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में क्रिटेशियस युग में जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, उसके मैग्मा के बाद जो पृथ्वी पे आने वाले लावा के ठंडे पड़ जाने के बाद, उस लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के बाद जिस मृदा का विकास होता है, उस मृदा को हम लोग जो है ब्लैक सॉयल या काली मृदा कहा जाते हैं। और महाराष्ट्र में देखो जो काली मृदा है, ये देखिए जो महाराष्ट्र में, इस काली मृदा को महाराष्ट्र में रेगुर मृदा कहा जाता है। स्थानीय नाम इसको रेगुर कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको रेगुर मृदा कहते हैं। तो आज के बाद देखिए सवाल बनना शुरू हो गया कि रेगुर मृदा किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को। कौन मिट्टी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है? काली मिट्टी। और इसीलिए काली मिट्टी के दो नाम और हैं, इसको लोग बेसाल्ट मृदा भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये लावा या बेसाल्ट, ये देखिएगा, इसीलिए इस मिट्टी को बेसाल्ट या लावा मृदा भी कहा जाता है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे किस मिट्टी को बेसाल्ट या लावा मृदा कहा जाता है, या किस मिट्टी के निर्माण में बेसाल्ट या लावा का योगदान है, तो आप कह देंगे कि ब्लैक सॉयल के मृदा में। इसको महाराष्ट्र में रेगुर मृदा कहते हैं, और इसको महाराष्ट्र में तो रेगुर मृदा कहते हैं। देख लीजिए, इसके अलावा काली मृदा को उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड में तो वैसे तो लाल मृदा है, लेकिन बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों पर आपका ये बात है, तो वहाँ पर आपको इसको आपका करेल कापस मृदा भी कहते हैं, करेल कापस मृदा। तो आज के बाद काली मृदा को यूपी में करेल कापस मृदा, महाराष्ट्र में रेगुर मृदा, और वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर इसको कहते हैं चरनोजम मृदा। तो वर्ल्ड स्तर पर अगर हम लोग देखें, विश्व स्तर पर, विश्व में अगर हम लोग देखा जाए तो इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय चरनोजम, चरनोजम मृदा। ये देखिएगा, इसका नाम रहेगा चरनोजम मृदा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के बाद अगर आपसे कभी पूछे किस मृदा को विश्व स्तर पर चरनोजम मृदा कहते हैं, तो काली मृदा को। यूपी में इसको बुंदेलखंड के रीजन में करेल कापस मृदा कहते हैं।
महाराष्ट्र में इसको रेगुर, ये रेगुर वाला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब तक 5-6 बार पूछ चुका है, खासकर जो सिंपल एग्जाम में वहाँ तो कई बार पूछा गया है ये सवाल। इस निर्माण का आपका इस मृदा का निर्माण मैंने बता दिया आपको, ज्वालामुखी विस्फोट, जो क्रिटासिस युग में ज्वालामुखी फटा था उसके विस्फोट की वजह से इसका विकास हुआ है। लावा या बेसाल्ट मृदा को क्यों कहते हैं? लावा या बेसाल्ट के बाद में ठंडे पड़ जाने के बाद उसके अपक्षय और अपर्दन, पहले उसका विघटन होता है, फिर वियोजन होता है और फिर अपर्दन कारक, चाहे वो जल के माध्यम से चाहे वायु के माध्यम से, ये जो है इस मिट्टी के धीरे धीरे परत दर परत विकास होता है, उसको हम लोग काली मिट्टी कहा जाता है। वर्तमान में काली मिट्टी यहाँ पर लगभग 2000 मीटर 2 किलोमीटर गहराई तक काली मिट्टी वर्तमान में पाई जा रही है। तो ये हमारा कहलाएगा ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति। देखिए सिंपल सा, अगर थोड़ा सा इस तरह रहता तो आपके जो सवाल बनते हैं उस पर आप आसानी से जवाब दे लेते हैं। अब जब सोचिए बात को, जो ब्लैक सॉयल है आप तो जो मैग्मा में बनता है, आप देखेंगे तो एक पहली परत होती है सियाल, उसके नीचे सीमा, तो सीमा के क्षेत्र में मैग्मा बनता है। तो ये सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, तो जब नीचे का लावा आएगा ऊपर तो नीचे का सिलिका मैग्नीशियम लेके आएगा, क्योंकि ऊपर और सियाल के माध्यम से आएगा तो सियाल में एल्यूमिनियम हो जाएगा। तभी हम लोग जब इसका तत्व पढ़ते हैं तो अगर ये थोड़ा नॉलेज रहता है तो हम तत्व को हम लोग आसानी से और अच्छे से कर लेते हैं। तभी हम लोगों ने केवल ये देखा कि इस मृदा की उत्पत्ति। अब इसका थोड़ा हम लोग क्षेत्र देखते हैं। देखिए इसका हम लोग क्षेत्र देखते हैं, काली मृदा क्षेत्र। तो देखिए काली जो मृदा है, अगर हम लोग इसको देखें, ये देखिए मुख्यतः जो ब्लैक सॉइल है, देखिएगा ये तो मेन दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार है, खासकर महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ तो मेन पाई जाती है। इसके अलावा देखिएगा ये मालवा के पठार में, काठियावाड़ के पठार में, इधर आपका राजमहल के क्षेत्र में, कोयम्बतूर के पठार में, इन सब के अलावा अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग बहुत सारी नदियाँ हैं। देखिए जो नदियाँ ऐसे बहती हैं, देखिएगा उन नदियों के द्वारा मिट्टी आगे चल के कुछ छत्तीसगढ़ में, कुछ आपका आंध्रा में, कुछ तेलंगाना के क्षेत्र में, कुछ कर्नाटका के क्षेत्र में नदियाँ लेके जाती हैं। तो अगर हम उसके क्षेत्र के बारे में, इसके प्रमुख क्षेत्र अगर हम लोग देखें, इसका जो मुख्य क्षेत्र है तो मुख्यतः ये तो महाराष्ट्र में, मुख्यतः महाराष्ट्र में और खासकर पश्चिमी घाट पर्वत के इस तरफ। देखिए उधर तो हम लोग देखेंगे तो लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी और एकदम तटवर्ती क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो मुख्यतः महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में, देखिएगा दक्कन क्षेत्र में, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में, मालवा के पठार में, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में देखिएगा। इन सब के अलावा कुछ हिस्सों पर अब छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों पर, ये देखिएगा गाजीपुर जिले के कुछ क्षेत्र पे, ये देखिए तमिलनाडु में कोयम्बतूर के पठार में, ये देखिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि मतलब कुल मिला के मुख्यतः तो महाराष्ट्र में अगर एक राज्य चुनना हो, उसके बाद महाराष्ट्र के आसपास चूँकि बहुत सारी नदियाँ जो दक्कन के क्षेत्र से गुजरती हैं तो अपने साथ वो मिट्टी को बहा के लेके जाती है, तो वह जहाँ जाएंगे उसके आसपास ये आपका, चूँकि महाराष्ट्र निकलने वाली नदी आप जानते हैं कर्नाटका भी जाती हैं, आंध्रा भी जाती है, तेलंगाना होते हुए आगे नदी आगे बंगाल खाड़ी भी, कुछ नदियाँ आपका छत्तीसगढ़ की तरफ जाती हैं। तो इस तरह अगर हम लोग देखें उन नदियों के जल या तो हवाओं के माध्यम से मिट्टी उड़ उड़कर और जगह पर पहुँच गई है, लेकिन मुख्यतः इसका जो मेन स्रोत है वो कौन स्रोत है इसका, देखिएगा मेन वो महाराष्ट्र में है, बाकी और जगह पर भी है। तो ये हम लोगों ने देखा काली मृदा के विस्तार के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हमारा देखिए, जब कभी रिवर नदी पढ़े, वो जब हम लोग कभी भी मिट्टी पढ़े तो इस ढंग से पढ़ते हैं, हम लोगों ने देख लिया। दूसरा पॉइंट, थर्ड जरा हम लोग देखें इस मृदा के बारे में।
कुछ और विशेष देखिए बात, उसकी विशेषता पे बात कर लेते हैं। देखिए विशेषता हम लोग पहली बात देखिए, इसके कुछ उपनाम हैं। इसके उपनाम, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो उपनाम मैंने पहला बता दिया था आपको, रेगुर मृदा। तो अब कोई डाउट ना हो, रेगुर मृदा, तो इसको महाराष्ट्र में रेगुर मृदा कहते हैं। तो काली मृदा को महाराष्ट्र में रेगुर मृदा कहते हैं। करेल कापस मृदा, ये देखिए करेल कापस मृदा, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में मुख्यतः कहते हैं। ये देख लीजिएगा। उन सब के अलावा देखिए और हम लोग देखेंगे विश्व स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम, ये देखिए चरनोजम, ये विश्व स्तर पर जब हम लोग मृदा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसका प्रकार होता है। जो हम लोग यहाँ ब्लैक सॉइल के जो विशेषताएं हैं वहाँ विशेषताएं हमको मिलेंगी। इसके अलावा इस मिट्टी में सुनिए, काली जो मृदा है, इस मिट्टी में बड़े पैमाने पर कपास की खेती होने की वजह से इस मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। देखिए भाई, तो इसका एक उपनाम है कपासी मृदा। तो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है मृदा, के लिए उपयोगी होने के कारण। तो इसमें कपास, इस मृदा में कपास का उत्पादन होने का इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए भाई, इस मिट्टी की खासियत क्या है कि जैसे इस मिट्टी में पानी पहुंचता है तो ये मिट्टी एकदम चिपचिपी हो जाती है इस मिट्टी में पानी जाते ही, और जैसे इस मिट्टी में गर्मी होती है, धूप पड़ती है, तो ये मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मिट्टी को दरारी मृदा भी कहा जाता है। तो आज के बाद कोई पूछे दरारी मृदा, तो किस मृदा को दरारी मृदा कहा जाता है? इसी को गर्मी में, देखिए भाई, गर्मी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने के कारण इसको दरारी मृदा कहते हैं। इस मिट्टी की और बहुत इंपॉर्टेंट, हम स्वतः जुताई वाली मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतः जुताई वाली मृदा। देखिए वही दोनों जुड़ा है आपस में। जब इस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी, दूर देखने से लगता है मिट्टी की जुताई हो गई है। प्रकृति ने इस मिट्टी की स्वयं अपने आप में जुताई कर दी है। क्योंकि जब मिट्टी में दरार, देखिए जब तक मिट्टी एक थी तो कोई बात है, जब मिट्टी में दरारें पड़ गई तो मिट्टी टूट गई, तो उसके बाद दरारें पड़ने के बाद मिट्टी कमजोर हो जाती है, फिर टूट के बिखरने लगती है। तो कहते हैं इसमें स्वतः जुताई हो गई। तो ध्यान रखिएगा, दरारों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत टूटने लगती है, टूटकर जुताई के सदृश हो जाती है, लगता है इसकी जुताई हो गई। तो ये देख लीजिएगा, इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ उपनाम है, सब में सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के बाद कोई पूछे किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? काली मृदा। किस मिट्टी को दरारी मृदा कहते हैं? काली मृदा। इसको कपासी मृदा कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मृदा चरनोजम कहते हैं, करेल कापस भी कहते हैं और रेगुर भी कहते हैं। इस पर जो सवाल देख लीजिएगा आप, उस विशेषताओं में एक विशेषता थी उपनाम की, उस पर कोई सवाल होगा तो हम लोगों ने उसका देखिए जवाब देखा। और इन पर जब देखेंगे तो हमेशा सवाल जो है दूसरा देखते हैं। और बात, अगली विशेषता क्या है कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की, नमी को लंबे समय तक धारण करे रहती है, लंबे समय तक धारण करने की क्षमता, यानी कि इस मृदा में देखिएगा, एक बार अगर आपने सिंचाई कर दी या इसको वर्षा से जल मिल गया तो एक लंबे समय तक मिट्टी अपने अंदर नमी धारण किए रहती है। अगर मिट्टी में नमी रहती है तो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो लंबे समय तक अगर नमी धारण रहेगी मिट्टी में तो इसकी सिंचाई किसकी कम आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार पूछा गया है, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है? बिल्कुल कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी लंबे समय तक नमी धारण किए रह सकती है। तो ये आपका कारण है, और ये कथन कभी इस तरह स्टेटमेंट आ जाए, इसीलिए काली मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो काली मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे काली मृदा में
सिंचाई की आवश्यकता कम क्यों पड़ती? क्योंकि यह मिट्टी लंबे समय तक नमी धारण किए रह सकती है। इसी वजह से मिट्टी में आपको, इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अगला हम लोग इसकी थोड़ा विशेषता देखें। इस मिट्टी का जो काला रंग है, देखिएगा काला रंग, तो वो देखिएगा दो कारणों से। मेन टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। ये आज के बाद कोई पूछे, इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से है और प्लस जीवाश्म की वजह से है। जीवाश्म तो मुख्यतः आप कहिए टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। जिस तरह लाल रंग होता है, चाहे वो लेटेराइट का हो, चाहे वो लाल रंग आपका हो उसका आपका लाल रंग, लाल मृदा का, वो फेरस ऑक्साइड जैसे होता है। तो इसका जो काला रंग है वो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट जैसे इसका रंग क्या होता है भाई? काला होता है। ये हम लोग जान ले रहे हैं इस ब्लैक सॉइल के बारे में। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें इस ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ और पॉइंट, अगर हम लोग इसके बारे में वो हम लोग देख ले रहे हैं। इस मृदा के बारे में कुछ देखिए तत्व पे आ जाए। तत्व अधिक मात्रा में, कम मात्रा में। तो कम मात्रा में जैसे देखिए कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म इसमें भी कम मात्रा में। इसलिए जीवाश्म की वजह से इसका हल्का सा रंग काला है। उसका रीजन ये देखिएगा कि जब नीचे से मैग्मा आया तो उस मैग्मा के आने के बाद जब वो मैग्मा बाहर पृथ्वी पर आया तो उसका टेम्परेचर इतना अधिक था कि जो भी जीव जंतु वनस्पतियाँ रहें वो सब उस मैग्मा के सामने पूरा वो पिघल गए। उनका हड्डी से लेकर, जीव जंतु हड्डी से लेकर, पेड़ पौधों की छाल से लेकर पत्तियां सब उसमें मिल गई। इसलिए इस मिट्टी में जीवाश्म है, पर उतने अधिक मात्रा में जीवाश्म का वो रूप नहीं जो उपजाऊपन के लिए इंपॉर्टेंट हो, चूँकि उसकी अत्यधिक गर्मी की वजह से पूरा जीवाश्म जो है उसमें आपका पूरा झुलस गया है। लेकिन इसी वजह से इसका कलर काला है। नेचुरली जो जीवाश्म होता है, जो मिट्टी के उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है, वो उसकी इस पर क्या है, कमी है, ये ध्यान रखिएगा। अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? मैंने कहा था देखिए ज्वालामुखी जो मैग्मा आया है वो नीचे के आपका जो आप लोग देखते हैं मिट्टी में, कभी देखिएगा जब आप पढ़ते हैं लेयर, तो पहले अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पहले आपका सियाल, फिर सीमा, ये सब जब वर्ड, उसके बाद ये निफे होता है, निकिल फेरस, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका एल्युमिनियम। इसका मतलब, और यहाँ ये मैग्मा यहाँ बनता है स्टोनोस्फीयर में। तो जब ये मैग्मा बाहर ऊपर से आता है तो अपने साथ सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब लिए रहेगा। इसीलिए अगर हम लोग इसमें अधिकता को देखिए तो इसमें एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटास भी है और चूना भी है। अधिक टेम्परेचर से सिलिका जो भी है वो भी पिघल जाता है, इसलिए सिलिका इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग देखिए एल्युमिनियम है, लोहा है, मैग्नीशियम है, पोटास है, चूना है, कैल्शियम है, इन सब की इसमें अधिकता होती है इस मिट्टी में। और बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस जो जीवाश्म है, ये हर मिट्टी में कमी पाई जाती है, यहाँ भी इनकी कमी पाई जाएगी। तो ब्लैक सॉइल में देखिए हम लोगों ने सिंपल से ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है, किस एरिया में पाई गई हम लोगों ने देखा। फिर इसकी कुछ विशेषताएँ हमने देखी, इसके उपनाम के बारे में पढ़ लिया, इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम क्यों पड़ती वो हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद इसका जो है, इसका काला रंग के रीजन है कौन है वो हम लोगों ने जान लिया। इसमें कौन कौन तत्व मिलते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इस मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में, लास्ट हमारा टॉपिक है फसलें। तो उसके बाद फिर ये हमारा जो टॉपिक कंप्लीट, तो इसको इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल से है कि ब्लैक सॉइल में जीवाश्म कम पाया जाता है। दिमाग कभी गलती से जीवाश्म अधिक मत करिएगा। ब्लैक सॉइल में जीवाश्म कम मात्रा में, जीवाश्म, नाइट्रोजन, फास्फोरस कम मात्रा में, कहीं पर प्रचुर लिखा अधिक लिखा तो आपको गलत कर देना, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर इसमें हम लोग फसलें देखें ब्लैक सॉइल में, तो मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो कपास, इसको कपासी मृदा कहा जाता है। इसके अलावा गन्ना भी है इसमें। खट्टे फल में अगर हम लोग देखें तो नींबू, संतरा, नाशपाती, नींबू संतरा ही मान लीजिए, मैं नींबू संतरा ये देख ले रहे हैं। इसके अलावा तूर, कुछ दलहन,
तिलहन भी है, ये देख लेते हैं। तो दलहन तिलहन भी इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देखें कुछ मोटे अनाज भी हैं, सफोला भी है, दलहन तिलहन सफोला, कुछ मोटे अनाज। ये देखिए मुख्यतः आपका ये कपास, गन्ना और खट्टे फलों के लिए फेमस होती है ब्लैक सॉयल। तो आप देखेंगे तो उस एरिया में आपको गन्ना भी मिलेगा, उसमें आपको कपास भी मिलेगा, खट्टे फल भी मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ब्लैक सॉयल के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी, हमने उसको पढ़ा समझा। ब्लैक सॉयल के बारे में, ब्लैक सॉयल की उत्पत्ति कैसे होती है, भारत में कुल कितना क्षेत्रफल में पाई जाती है, भारत में तीसरे नंबर के क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा है, भारत में किन किन जगहों पर ये मृदा पाई जाती है, हम लोग क्यों पाई जाती है, हम लोग हल्का सा देखा, अपर्दन कारक वायु या जल के माध्यम से पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन तत्व होते हैं, कौन कौन फसलें हम लोगों ने पढ़ी, इनके अलावा कुछ इसकी विशेषताएं जैसे हम लोगों ने पढ़ी। इसका काला रंग का रीजन क्या होता है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, वो हम लोगों ने देखे। इसकी सिंचाई किसमें कम आवश्यकता पड़ती है, कुछ इसके उपनाम हम लोगों ने देखे। और इस पर अब बनने वाले सवालों को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखने के बाद ब्लैक सॉयल में जो भी आज तक सवाल पूछेगा उनको एक बार हल करिएगा, तो देखेंगे आप आसानी से उन सारे सवालों का जवाब दे लेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर एक नए वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।